So hey students, welcome to ICSE Rankers। आज है लेक्चर 3 ऑफ फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। ये आपके टेस्ट में 3 मार्क्स का आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना शुरू करते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर इसे कहेंगे हम लोग टॉर्क। ये आएगा 3 मार्क्स का। जब फोर्स लगाने से कोई भी बॉडी घूमती है तो उसे हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ है। आते हैं पहले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये देखिए, एक रॉड को हमने इस एंड से पिवट कर दिया है। पिवट मतलब स्क्रू कर दिया है। और अगर हम उस पिवट पे ही फोर्स लगाएंगे तो वो रॉड घूमेगी नहीं, लेकिन अगर हम उससे डी डिस्टेंस दूर पे फोर्स लगाएं तो वो बॉडी घूमना स्टार्ट कर देगी या फिर रोटेशनल मोशन करना शुरू कर देगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल हमारे घरों में भी होता है। हमारा डोर, अगर आप डोर को जहां से हिंज किया जाता है, मतलब जहां से उसके स्क्रू लगे हुए हैं, वहां पे आप फोर्स लगाएंगे तो डोर नहीं खुलता है। लेकिन जहां डोर का हैंडल या डोर का नॉब होता है, अगर आप वहां पे फोर्स लगाएंगे तो डोर ओपन हो जाता है, या ये भी रोटेशनल मोशन शो करता है। नाउ द नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब पहले मूवमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन फिजिक्स, a movement is an expression involving the product of a distance and physical quantity, and in this way it accounts for how the physical quantity is located or arranged। इसका मतलब ये हुआ, मूवमेंट एक एक्सप्रेशन है जिसमें प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस और एक फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और इससे हमें पता चलता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फोर्स कहाँ पे लोकेटेड है या कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है। और जो टॉर्क होता है हमारा, वो मोमेंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अगर कहीं पे मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा होगा तो हम उसे टॉर्क मान के भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों के फॉर्मूलाज सेम होते हैं। नाउ द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी डिस्टेंस, और ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक साइन लगा है, जो साइन है एरो का, जिससे हमें पता चलता है कि दैट टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर। और टॉर्क का ये सिंबल होता है जिसे हम लोग कहते हैं टाउ। टाउ से रिप्रेजेंट होता है टॉर्क। अब क्वेश्चन करने के टाइम आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में डी क्या होता है। डी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो मूव कर रहा है, ये इसके एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है। जहां पे हम पिवट कर देते हैं वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाती है। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो आपके नीचे यहाँ लिखा है, एंड लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जहां पे फोर्स लगती है। जैसे एग्जाम्पल में फोर्स लग रही है राइट साइड, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो होगी डी, और ये जो फोर्स है दैट इज एफ। तो जो टॉर्क आएगा वो आएगा फोर्स multiplied by d, and the d is the distance between axis of rotation and line of action। ये d बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में d नहीं समझ में आता है, तो आपको d की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस को हम कर सकते हैं इजी वे में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अगर हमें टॉर्क को मैक्सिमाइज करना है तो हमको क्या करना चाहिए। अब टॉर्क में आप देखिए, इसके फॉर्मूला में केवल दो ही क्वांटिटीज हैं, एक है फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हर पर्सन जो फोर्स लगाता है उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड फोर्स लगा दें। हर एक पर्सन की कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना फोर्स लगा सकता है। तो अगर हम माने कि फोर्स कांस्टेंट है बाय अ पर्सन, तो हम केवल एक ही चीज चेंज कर सकते हैं, जो है डिस्टेंस। तो जब हम डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। We can easily change the distance. Therefore, to maximize torque, increase the distance between the axis of rotation and the line of action। अब आते हैं पहले एग्जाम्पल पे। हम सब ने घर पे एक टूल देखा होगा, इसको हम कहते हैं रेंच
अब आपने देखा होगा जो रेंच होता है वो नट्स ओपन करने के लिए यूज होता है। अब आप बता सकते हैं कि ये लंबा क्यों होता है? ये लंबा इसलिए होता है क्योंकि द फोर्स इज अ कांस्टेंट, बट अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो टॉर्क लगेगा इस नट पे वो बढ़ जाएगा। तो जब टॉर्क बढ़ेगा तो ये नट इजीली खुल जाएगा, इसीलिए रेंच का शेप लंबा होता है, बिकॉज टू मैक्सिमाइज टॉर्क। अब हमने देखा होगा ये, इसे हम कहते हैं आटे की चक्की। अब इसमें आपने देखा होगा यहाँ एरोज भी बनी है कि रोटेशन कैसे होता है। अब देखिए, जो फोर्स हम इस आटे की चक्की पे लगा सकते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। हम ऐसा नहीं है कि एक बार में हम अनलिमिटेड फोर्स लगा देंगे जिससे आटे की चक्की बहुत जल्दी जल्दी घूमने लगेगी, नहीं। हम फोर्स एक कांस्टेंट है जो हम कॉन्स्टेंटली लगाते रहेंगे और पूरे टाइम लगभग एक एवरेज टाइम में कांस्टेंट ही रहेगा। इसीलिए हम लोग जो डिस्टेंस है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ चक्की, जो इसका सेंटर होता है वहां से बढ़ा देते हैं, एकदम एच पे लगाते हैं, जिससे जब हम यहाँ फोर्स लगाएंगे तो जब डिस्टेंस बढ़ चुका होगा तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा और जो हमारा आटा होगा वो आराम से पिस जाएगा। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पे कि देखिए रियल लाइफ सिचुएशंस में टॉर्क का कितना एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन है ओपनिंग ऑफ डोर। अब आप देखिए, अगर आप डोर पे जाएं और उसके हिंज जहां से उसे स्क्रू किया गया है वहां पे चाहे जितनी फोर्स लगा दे, अनलिमिटेड फोर्स लगा दे, तो वो टूट जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं। इसीलिए जो हैंडल्स लगाए जाते हैं एकदम एज पे या फिर अपोजिट टू द साइड जहां से हिंज किया जाता है, जिससे जब आप यहाँ पे कम फोर्स भी लगाएंगे तो ये डोर आराम से खुल जाएगा, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो टॉर्क अपने आप बढ़ जाएगा, तो हमें इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा डोर को ओपन करने के लिए। अब हम लोगों ने पढ़ लिया टॉर्क क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अब जानते हैं टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फोर्स की हम डायरेक्शन कैसे पता करते हैं और उसे पॉजिटिव या नेगेटिव कब लेते हैं। अब देखिए बॉडी का रोटेशन कैसे होता है, ये आप सोच सकते हैं कि एक क्लॉक का रोटेशन कैसे होता है। क्लॉक चलती है क्लॉकवाइज, दैट इज 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलती है क्लॉक। अब जब इसके अपोजिट होगा तो हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा साइन कन्वेंशन ये है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है किसी बॉडी का तो हम लोग उसे पॉजिटिव लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं नेगेटिव लेते हैं। अब देखते हैं बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये ए था इसका एग्जांपल। अब आते हैं बी में। अब अगर हम फोर्स की डायरेक्शन ही चेंज कर दें तो क्या होगा? तो भी और कुछ नहीं होगा। जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी बॉडी तब हम हमेशा उसे पॉजिटिव लेंगे, और जब भी बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी तब हम उसे क्या लेंगे? नेगेटिव। अब एक और आता है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे और बेस्ड है, इसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इससे हमें पता चलता है कि जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या होती है और उसकी सेंस क्या होता है। अब ये जो बॉडी जिस एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा से रिप्रेजेंट होती है जिससे घूमती है उसे हम कहते हैं सेंस ऑफ टॉर्क, लेकिन जहाँ पे हमारा थंब पॉइंट करता है वो होता है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो अब आप देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है तो हमारा थंब कहाँ है? अप। इसलिए जब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अप होगी तब हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और जब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डाउन होगी तब हम उसे नेगेटिव लेंगे। अब आगे चलते हैं। ओके, तो अब एक पॉइंट रह गया है, वो है टॉर्क की एसआई यूनिट्स क्या होती है। टॉर्क की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए फोर्स का न्यूटन और डी दैट इज डिस्टेंस का मीटर। अगर आपसे कोई सीजीएस यूनिट पूछे तो सीजीएस में होती है डाइन सेंटीमीटर। फोर्स में न्यूटन का जब सीजीएस में करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है डाइन, और जो मीटर होता है उसका हो जाता है सेंटीमीटर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एक्सिस। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एक्सिस, मैंने कहा था जब क्वेश्चन में लेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स या आप टॉर्क को सेम ही सोच सकते हैं, इसलिए द टॉर्क अबाउट एक्सिस डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, only on perpendicular distance of force, neither on force nor on perpendicular distance from axis, both on the force and its perpendicular distance। तो आते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है?
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स पे भी और डिस्टेंस पे भी। तो आंसर विल बी आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, the perpendicular distance between the point of application of force and turning point is 1.5 meters. When a force of 50 Newton acts on a rigid body, मैंने आपको बता चुका हूं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। Acts on a rigid body, calculate the moment of force. Moment of force कहते हैं या टॉर्क कहते हैं, सेम ही बात है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं जिससे हमें पता चल जाए क्वेश्चन में गिवन क्या है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए क्वेश्चन की। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया तो हमें पता चल गया दिस परपेंडिकुलर डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स। एंड व्हेन अ फोर्स की बात आई तो F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब जैसे हम फोर्स में कैलकुलेट करते थे तो हम फोर्स की पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते थे, बाद में उसकी डायरेक्शन पता करते थे। तो नाउ पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। द टॉर्क नेट टॉर्क इसलिए लिखा है या रिजल्टेंट टॉर्क, कि जो टॉर्क होता है उसको हमेशा रिजल्टेंट ही कैलकुलेट करते हैं और फोर्स का भी हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें भी मॉड लगा देंगे क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मॉड लगाने से ही इसका मैग्नीट्यूड सिग्निफाई करने लगते हैं। तो 50 इंटू 1.5 एंड दैट इज 75 न्यूटन मीटर। अब इसकी डायरेक्शन पता करनी है। डायरेक्शन पता कैसे चलता है, जब हम किसी बॉडी का डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम दिया नहीं गया है इसलिए हम इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ही मान लेते हैं। सो द टॉर्क नेट इज इक्वल टू प्लस 75 न्यूटन मीटर। पॉजिटिव हम किसे मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये टॉर्क जो होता है वो कहाँ होता है, जब क्लॉकवाइज होगी तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए। क्लॉकवाइज अपनी घड़ी को देखिए और जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है उसी डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कीजिए। तो फिंगर्स कहाँ जाती है, इन। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हुई, इन द प्लेन। Okay, the question number 4. Find the unit of moment of force. Moment of force की unit जाननी है। A न्यूटन मीटर, B डाइन सेंटीमीटर, C न्यूटन डाइन मीटर, D किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जिसने अभी अभी जिस लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो उसे तुरंत आंसर कर देगा दैट आंसर इज A and this is the SI unit and answer is B which is the CGS unit. And D is incorrect and C is also incorrect. अब लेकिन बताइए ये जो D है ये किस चीज की यूनिट है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि मैंने बताया जो D है ये है फोर्स की यूनिट, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास की यूनिट क्या होती है, kg, एंड एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हियरफॉर D इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब ये आते हैं कुछ रिलेशंस जो आपकी सेलिना की बुक में थे, कंसाइज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस में जब हमें इंटरचेंज करना होता है फ्रॉम एसआई टू सीजीएस या सीजीएस टू एसआई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, 1 केजीएफ, ये भी सीजीएस यूनिट है, केजीएफ इंटू मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर। तो आप ये याद कर लीजिए, क्वेश्चंस में काम आएंगे। Now, question number 5. To open a screw, find the minimum value of torque required when a force of 2 Newton is applied and length of wrench is 20 centimeter. Okay, so the length of wrench किस लिए दी है, 20 centimeter, and the force is 2 Newton. So the formula of torque is force इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि ये है, एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या फिर लाइन ऑफ एक्शन, इसके बीच क्या है, 20 सेंटीमीटर। सो अब एप्लीकेशन करेंगे फॉर्मूला का 2 इंटू 20 सेंटीमीटर, और हम लोग एसआई यूनिट्स में हमेशा आंसर निकालते हैं। ये देखिए न्यूटन मीटर, तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 20/100, ये हो गया मीटर। अब करेंगे 2 इंटू 20, सो द आंसर इज 0.4 न्यूटन मीटर।
टॉर्क इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन मीटर। अब ये थी इसकी मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन देखनी होगी, तो हम देखेंगे ये बॉडी मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब इसकी डायरेक्शन के लिए एंटी क्लॉकवाइज हम हमेशा मानते हैं पॉजिटिव, तो 0.4 न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर और दिस इज टॉर्क। तो इसमें आंसर देख लीजिए, आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में आपको ये भी देखना चाहिए कि अब जो रेंच होता है इसका हम यूज किस लिए करते हैं। क्या हम इसका यूज फोर्स एडजस्ट करने के लिए करते हैं या फिर हम इसका यूज टॉर्क के लिए करते हैं। अब आंसर होगा कि इसका हम यूज टॉर्क के लिए करते हैं, ना ही फोर्स के लिए। अगर हम हैमर की बात करें तो हम उसका यूज फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, लेकिन जब हम टॉर्क की बात करें तो उसके एप्लीकेशन के लिए एक जो टूल आता है वो है रेंच, जो हम केवल टॉर्क के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जब हमें नट खोलना होगा तो हमें रोटेटरी मोशन चाहिए होगा, वो केवल टॉर्क प्रोवाइड करता है, बिकॉज टॉर्क इज द फोर्स दैट कॉजेज रोटेशन। तो मुझे लगता है अब आपको पता चल गया होगा कि रेंच का एप्लीकेशन कितना और रेंच के क्वेश्चन आते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें दो केसेस दिए गए हैं। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल इन केस 1 एंड केस 2 देन फाइंड F। अब देखते हैं F क्या। केस 1 में आते हैं, डिस्टेंस दिया गया है 0.4 मीटर्स, ओके SI यूनिट है, एंड फोर्स इज 150 न्यूटन। केस 2 में दिया गया है 1 मीटर एंड फोर्स इज F। ओके, मूवमेंट ऑफ फोर्स केस 1 एंड केस 2 में इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू केस 1 एंड इज इक्वल इन केस 2 ऑल्सो। तो पहले टॉर्क 1 निकालते हैं। टॉर्क 1 क्या आएगा, अब इसकी डायरेक्शन भी पहले पता कर लेते हैं। अब ये देखिए बॉडी कहाँ घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव में। दैट इज वेल डन, हम लोगों ने डायरेक्शन ढूंढ ली। अगर आपने क्वेश्चन में डायरेक्शन ढूंढ ली इसका मतलब आपने आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया है। अब आते हैं 150 into 0.4, so the answer will be plus 150 and this is 60 Newton meter. So the torque 1 is 60 Newton meter, and now the torque 2 is F into 1, so torque 2 is F. अब मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखी डायरेक्शन क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, आंसर होगा प्लस में। अब नाउ टॉर्क 1 is equal to torque 2, so 60 is equal to F, so F is equal to 60 Newton meter, so the answer is D। इसमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए क्योंकि जब दोनों क्लॉकवाइज होंगे तो दोनों चीजें ऐड होंगी, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे दोनों ऐड होंगे। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस का साइन होगा और दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली है टॉर्क की, टॉर्क के हर क्वेश्चन लगा लिए हम लोगों ने। अब हम लोग आगे करेंगे कपल फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये 3 नंबर्स का था लेकिन इसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम करेंगे तो इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जिसमें हमें टॉर्क का एप्लीकेशन देखना होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में टॉर्क का एप्लीकेशन होगा। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ ना आया हो तो एक और बार देखिए क्योंकि ये आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तब